नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये विशेष रूप से यूपीएससी प्री 2020 को फोकस करते हुए और स्पेशली हिंदी मीडियम को फोकस कर रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा भारत के गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल में कुछ चर्चा हमने इससे पहले कल की थी। अब बंगाल के गवर्नर जनरल से ये नाम भारत का गवर्नर जनरल कैसे हुआ, इस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल जो नाम बदलेगा वो हुआ है 1833 के चार्टर एक्ट से। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के द्वारा ये सभी प्रोविजन किए गए हैं। और 1833 का चार्टर एक्ट भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो सबसे पहले हम 1833 के चार्टर एक्ट को देखें। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, उसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद लगातार 20-20 वर्षों की मोहलत कंपनी को दी गई थी। तो 1773 से 1793 और 1793 से 1813, मतलब ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्ष की अवधि और दी गई। उसी का परिणाम है 1833 का चार्टर एक्ट। और 1833 में फिर 20 वर्ष की दी जाएगी तो फिर आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहां पर पहला पॉइंट जो होगा 1833 के चार्टर एक्ट का वो होगा कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। तो पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, 20 वर्ष। दूसरा पॉइंट जो होगा, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहां पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। परंतु दो चीजों पर कंपनी का एकाधिकार अब भी था, और वो था चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार। अतः 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम लग गया। और 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि वो कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त करके कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय में तब्दील कर दिया, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो उत्तर आएगा हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तब आप कहेंगे सर इसका नाम ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1833 तक पहुंचते पहुंचते अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल बंगाल ही नहीं था, बल्कि लगभग भारत, जिसमें केवल सिंध और पंजाब को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके पास में था। इसलिए यहां पर शब्द आया बंगाल की जगह भारत, ताकि बंगाल की जगह पूरे भारत को ही फोकस किया जा सके। जबकि जब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो ऑलरेडी पूरे भारत को देख रहा था, इसलिए यहां पर ये नाम चेंज किया गया और नाम बदला गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब आपके दिमाग में सर ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर होगा विलियम बेंटिक। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। तो ये पॉइंट हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। उसके बाद में गवर्नर जनरल की काउंसिल में
सदस्यों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। आप देखिए, अगर हम जाएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसमें टोटल 4 मेंबर थे, और अगर गवर्नर जनरल को जोड़ दिया जाए तो 5। तो उसमें बहुमत के आधार पर डिसीजन होता था, जिस साइड 3 थे वहां पर, मतलब 1773 में 4 मेंबर प्लस 1 गवर्नर जनरल। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 4 से संख्या वापस 3 की गई, और 3 + 1 मतलब टोटल हो गए 4। तो वहां पर वापस एक कम किया गया था, और 1784 में जो वापस एक कम किया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 3 से 4 कर दिया गया, और इस बार एक नया जो मेंबर जोड़ा गया, वो जोड़ा गया विधि सदस्य के रूप में, एज ए लॉ एक्सपर्ट, के रूप में उसकी नियुक्ति हुई। और इस प्रकार का पहला लॉ एक्सपर्ट बना लॉर्ड मैकाले। का नाम आपने सुना होगा। वो लॉर्ड मैकाले जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का पहला विधि सदस्य माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, और इसी के नेतृत्व में बाद में इंडिया में लॉ कमीशन की भी स्थापना होती है। इसी के नेतृत्व में लॉ कमीशन भी बनता है, विधि आयोग की भी स्थापना होती है। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? नंबर 1, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, अर्थात चाय पर एकाधिकार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त किए गए। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में उस समय 3 मेंबर थे, जो मैंने पूरी डेट समझाई आपको। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस संख्या को बढ़ाकर 4 कर दिया गया, और प्लस जो चौथा मेंबर जोड़ा गया वो विधि सदस्य के रूप में दिया गया, ताकि विधि संबंधी मामलों पर काउंसिल में एक एक्सपर्ट हो सके। तो ये भी इसमें आएगा। अब एक और बिंदु आप देखिए, और वो क्या था कि उस समय भारत की सत्ता, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके हाथ में थी? तो आप कहोगे सर भारत के गवर्नर जनरल के। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर ज्यादा बेहतर बोलना हो तो उत्तर होगा सर उस समय भारत की सत्ता भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के हाथों में थी, और उस काउंसिल में गवर्नर जनरल सहित अब टोटल मेंबर कितने थे? 5, क्योंकि यहां पे संख्या 4 कर दी गई है। और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उसको पूरे भारत संबंधी कानून बनाने के दृष्टिकोण से अधिक अधिकार प्रदान किए गए। इसलिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम भी दे दिया गया। यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि मोटे कानून, बड़े कानून तो बन के आते थे ब्रिटिश संसद से, ब्रिटेन की संसद से, लेकिन छोटे मोटे कानून जो भारत से संबंधित होते थे उसको बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया गया। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज की तारीख में हमारी भारत सरकार है और हमारी संसद है, लेकिन उस समय आप देखोगे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही भारत की सरकार है, और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही भारत की विधायिका है, लेजिस्लेटिव है। इसलिए इसका नाम दे दिया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहां पर ध्यान रखना, मद्रास और बॉम्बे जो 2 अन्य प्रांत प्रेसिडेंसी थी, उनको कानून बनाने के दृष्टिकोण से पूरी तरह से भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, अर्थात कहीं ना कहीं उनकी शक्ति घटा दी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को शक्तिशाली बनाकर कहीं ना कहीं भारत में केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया, सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन की पोजीशन हमेशा ज्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इस स्थिति में पूरी की पूरी ताकत किसी एक व्यक्ति के पास जाती है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा किया गया। और ध्यान रखना, अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई है, इसलिए अब उसका जो अधिकतम ब्रिटिश सरकार जो एनालिसिस करेगी टैक्सेस सिस्टम के आधार पर, वो केवल एज ए गवर्नमेंट उसको कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ उसके आधार पर करेगी। उसका कॉमर्शियल पार्ट लगभग अब खत्म हो चुका है। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट, जो भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग ध्यान रखना, अभी तक किसी एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है क्या? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि निम्नलिखित में से किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है, सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है, तो ध्यान रखना 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं तो आप देखोगे, सेंट हेलेना एक्ट इसलिए कहते हैं सेंट हेलेना एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पास यहां पर ये आइलैंड है जिसको सेंट हेलेना कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पर ये ब्रिटेन, इस जगह पर ये ब्रिटेन, और ब्रिटेन से जब ये लोग भारत की ओर आते थे तो बीच में जो पड़ता था वो था सेंट हेलेना, इसलिए यहां पर ये लोग रुकते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड था सेंट हेलेना, जो अफ्रीका महाद्वीप के पास में अटलांटिक ओशन में है। इस सेंट हेलेना द्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस द्वीप पर अब ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इस कारण इस एक्ट को 1833 के चार्टर एक्ट को हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इसकी डिटेल कुछ और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके पीछे के बिंदु क्या थे, लेकिन आपको ये याद रखना है प्री के पॉइंट से कि इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लें, ताकि कोई चीज अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आपको आराम से दिखाई दे रही। तो ये हमारे पॉइंट्स थे, 1833 के चार्टर एक्ट के। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा विलियम बेंटिक, हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि भारत के गवर्नर जनरल, और इस आधार पे देखोगे तो विलियम बेंटिक जो है उसका कार्यकाल 1828 से 1833 और 1833 से 35, मतलब दो है यहां पर 1828 से 33, 1828 से 33 तक वह था बंगाल का गवर्नर जनरल, या आप ऐसे कह सकते हो बंगाल का वो अंतिम गवर्नर जनरल था, वो था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और 1833 से 35 बन गया वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और ये चीज मैंने आपको समझा दी है क्योंकि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया उस समय भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और उसका गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था 28 से 33 तक। और चूंकि उसी के समय गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। इस बिंदु को बहुत ढंग से आपको ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट आप और देखोगे कि विलियम बेंटिक जो है उसके कार्यकाल में अनेक घटनाएं हुई, और ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुई, या फिर पूछा जा सकता है वे कौन से सामाजिक सुधार थे जो विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुए। तो उत्तर होगा भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ध्यान रखना, हमारे हिंदू समाज में ये रूढ़िवादी प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत मृतक पति के साथ उसकी पत्नी का भी उसी चिता के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। हालांकि भारत के कई राजाओं ने भी इसका विरोध किया था, और हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय का, उनकी भाभी के साथ भी ऐसा किया गया था। इसलिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक ने जबरदस्त
सती प्रथा का विरोध किया। और उन जैसे समाज सुधारकों के कारण 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। द सती सिस्टम वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। तो यहां पर पहला होगा सती प्रथा की समाप्ति। दूसरा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1829 में। इसी के समय ठगने की प्रथा, जिसको हम कहते हैं ठगी प्रथा, उस ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। और आपसे पूछिए कि विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसके नेतृत्व में यह मूवमेंट चलाया था, तो उत्तर होगा कर्नल स्लीमेन के नेतृत्व में। उत्तर होगा कर्नल स्लीमेन के नेतृत्व में। तो अगर यहां पे कोई छोटी चीज दिखाई दे रही है आपको और वो नहीं नजर आ रही, तो आप यहां से देख लेना कर्नल स्लीमेन, और इसने किस प्रथा के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, तो ठगी प्रथा के खिलाफ। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक पॉइंट और आएगा कि विलियम बेंटिक के समय ही उसने कानून पास किया जिसमें उसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया और सरकारी सेवाओं का आधार उसने क्या बनाया, योग्यता। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया, तो उत्तर होगा विलियम बेंटिक। और ये भेदभाव किस आधार पर होता था, तो ये भेदभाव होता था जाति विशेष को तरजीह दी जाती थी, धर्म विशेष को तरजीह दी जाती थी, जन्म स्थान को तरजीह दी जाती थी। तो ये जितने आधार थे जिससे समाज में भेद पैदा होता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निश्चित रूप से यहां पर इस प्रकार के भेद को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन उसके समय भी और आगे भी एक भेद लगातार बना रहा। आपसे पूछे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कौन सा भेदभाव अब भी बना रहा था, तो होगा उत्तर नस्लीय आधार पर जो भेदभाव था। कौन सा, एथनिक पार्शलिटी। और नस्लीय आधार क्या, काले गोरे का भेद, मतलब भारतीय और अंग्रेज का जो भेद था उसको अब भी बना के रखते थे। अर्थात सरकारी सेवाओं में जो अंग्रेज होते थे उसको अधिक वरीयता दी जाती थी। तो ये पॉइंट आपका आएगा सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। एक आप लोग ध्यान रखना कि इसमें दास प्रथा की भी समाप्ति की गई है। विलियम बेंटिक के समय दास प्रथा पर भी कदम उठाए गए, लेकिन दास प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी लॉर्ड एलनब्रो के समय। दास प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी लॉर्ड एलनब्रो के समय। एक आपको ध्यान रखना कि आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्या थी, इसको मैं अलग से समझा दूंगा। और एक 1833 का चार्टर एक्ट। ये इतने पॉइंट्स जो है आपको इसमें विलियम बेंटिक के समय ध्यान रखने हैं। अब एक तो मैंने सभी पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, इसके अलावा आपको विलियम बेंटिक के संदर्भ में क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये इससे पहले मद्रास का गवर्नर था। मतलब भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 के आसपास ये मद्रास का गवर्नर था। और मद्रास का गवर्नर रहते हुए उसने सेना में सुधार करने के लिए कई धार्मिक प्रतीकों पर उसने हमला एक प्रकार से किया था। जैसे आप कानों में बाली नहीं रख सकते, दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध। इसके कारण वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। मतलब वेल्लोर का विद्रोह जो 1806 में है वो इसके समय की बात है, जब ये उस समय क्या था, मद्रास का गवर्नर था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और अब जो बात लास्ट में बच गई वो है आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था। इसको हम कहते हैं आंग्ल, एंग्लिसिस्ट, प्राच्य, ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है। तो एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, इसी को मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको। तो आपका होगा ये पार्ट विलियम बेंटिक के समय ये जो पार्ट है
एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और वो है कि आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी क्या थी। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैक साइड चलना पड़ेगा, बैक टू हिस्ट्री। और हमने पढ़ा था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का फंड रखा गया था और भारत में व्यापक शिक्षा पर बल दिया गया था। मतलब पहली बार अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा को एक बड़े स्तर पर डालने के लिए 1 लाख का फंड पहली बार जारी किया था, 1 लाख रुपए का। इससे पहले एक विलियम बेंटिक से शायद मैं आपको एक बात बताना भूल जाऊं, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी चर्चा इसके बारे में कर दी है कि विलियम बेंटिक के समय इतने सुधार क्यों हुए। तो इन सुधारों के पीछे का एक कारण यह भी था कि अंग्रेज भारत को एक एकीकृत बाजार के रूप में स्थापित कर रहे थे और उस एकीकृत बाजार में एक ऐसे उपभोक्ता की आवश्यकता थी जो ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा खरीदार बन सके। अतः ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा खरीदार बने, इसके लिए भारतीय में सुधार करना जरूरी था ताकि वो रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकल सके। और रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलने के लिए जो समाज में रूढ़िवादियां थी, जैसे सती प्रथा का अंत, दास प्रथा पर उठाए कदम, कन्या हत्या पर भी रोक लगाई उसने। ध्यान रखना, मैंने एक पॉइंट भूल गया हूं, कन्या हत्या पर भी रोक इसने लगाई थी। तो मैं कहना चाह रहा हूं लॉर्ड विलियम बेंटिक सुधारवादी अवश्य था, परंतु ये भारत में ब्रिटिश शासन का मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण था, जिसमें अंग्रेज भारत को एक एकीकृत बाजार के रूप में स्थापित करना चाहते थे ताकि, और एक ऐसा उपभोक्ता तैयार करना चाहते थे जो दिखने में भले ही भारतीय हो परंतु सोचने समझने के दृष्टिकोण से अंग्रेजों जैसा हो, ताकि वो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की ओर आकर्षित होकर ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा उपभोक्ता बन सके। इस कारण भी विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अनेक सुधार हुए और उन सुधारों में एक पॉइंट आप ध्यान रखना, आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी क्या थी। ये आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, तो मैंने यहां से बताना शुरू किया आपको कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपए का फंड रखा गया था। ये उस समय की बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उसके बाद से लगातार भारत में जो अंग्रेजों के अलग अलग समूह थे, वो चाहे ब्रिटेन में हो चाहे भारत में हो, उनमें इस बात को लेकर विवाद था कि भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए। मतलब ये जो विवाद है, इस विवाद का आधार है कि भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए, भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए। अब कौन सी शिक्षा का मतलब क्या होगा कि भारत में जो पहले से चली आ रही है, भारत में जो पहले से चली आ रही है वैदिक शिक्षा, अरबी शिक्षा, वो दी जाए, या भारत में पाश्चात्य शिक्षा दी जाए। और दूसरा, भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, इसको लेकर, भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, इसको लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसी को इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जाना जाता है। उसी को आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जाना जाता है। और ये जो विवाद हुआ, इसमें मुख्यतः 3 समूह उभरे। ये जो विवाद हुआ उसमें 3 समूह उभरे, और ये 3 समूह थे, वो कौन कौन से थे? एक तो वे जो प्राच्य भाषा समर्थक थे या प्राच्य शिक्षा समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा कहते हैं ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन, प्राच्य शिक्षा जो भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही थी,
वैदिक शिक्षा वगैरह, उसकी बात हो रही है, अरबी शिक्षा की बात हो रही है। तो इसका था सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स जो था ये बेसिकली इसका सपोर्टर था कि भारत में शिक्षा जो है वो प्राच्य शिक्षा दी जानी चाहिए, एवं भारत में शिक्षा का माध्यम जो है वो इन्होंने कहा कि अरबी या संस्कृत होनी चाहिए, अरबी या संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं भाषाओं में दिया जाए, ताकि जब हम इन भाषाओं में देंगे तो भारतीय लोग हमारे से आकर्षित होंगे कि हम उनकी शिक्षा को महत्व दे रहे हैं और हमारा शासन करना भी इजी हो जाएगा। यह बात किसने कही? प्राच्य जो सर विलियम जॉन्स गुट था उसने कहा कि भारत में प्राच्य शिक्षा कोई, अर्थात वैदिक शिक्षा को, अरबी शिक्षा कोई संस्कृत या अरबी भाषा में दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम भारत की प्राचीन शिक्षा कोई पेश करेंगे तो उससे भारतीय हमारे से इस बात पर खुश होंगे कि इन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट नहीं किया और वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। एक था, उन्होंने कहा कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो स्थानीय भाषा होनी चाहिए। एक गुट ऐसा भी था जो लोकल लैंग्वेजेस का समर्थक था, मतलब अगर गुजरात में है तो गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, बिहार में संथाली, मतलब जो क्षेत्र जैसा है उसमें उसी क्षेत्र के अनुरूप शिक्षा दी जाए, उसी का माध्यम हो। तो एक हो गया लोकल या वर्नाकुलर जो सपोर्टर्स थे वो, और तीसरा जो है वो था आंग्ल, या मैं इसको कह दूं पाश्चात्य शिक्षा समर्थक, पाश्चात्य शिक्षा समर्थक। और पाश्चात्य शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन सपोर्टर्स, इनका कहना था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा ही दी जाए, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए और भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। यह किसका कहना था? जो एंग्लिसिस्ट थे, मतलब जो आंग्ल भाषा समर्थक थे, उनका कहना था। और इसका सबसे बड़ा सपोर्टर था मैकाले, लॉर्ड मैकाले इसका सबसे बड़ा सपोर्टर था। और जैसा कि आप लोग जानते हो, लॉर्ड मैकाले 1833 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल का पहला विधि सदस्य था। अब आप लोग ध्यान रखना, ये जो विवाद चला भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए और शिक्षा का माध्यम क्या हो, इसको लेकर लंबे समय तक भारत में अंग्रेजों के मध्य जो विवाद चला उसे आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जाना जाता है। आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जाना जाता है। इसके 3 समूह उभर के सामने आए, जिसमें प्राच्य शिक्षा का समर्थक था सर विलियम जॉन्स और अंग्रेजी भाषा का समर्थक था मैकाले। अब यहां पर ध्यान रखना, विलियम बेंटिक ने इस समस्या का समाधान करते हुए या समाधान करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। मतलब जो कमेटी बन रही है उसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले है और लॉर्ड मैकाले काउंसिल का विधि सदस्य भी है। तो जाहिर सी बात है किसकी चलेगी? मैकाले की। और मैकाले ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह कहा, मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? मैकाले ने यह कहा, जो मैकाले कमेटी बनी उस मैकाले कमेटी ने यह कहा कि अरब और भारत, तो यहां पर अरब मतलब जितना भी इस्लामिक शिक्षा है, जितना भी इस्लामिक ग्रंथ है, और भारत मतलब जितना भी हिंदू रिलेटेड ग्रंथ है, उन सब को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। देखो वो कहीं ना कहीं अरब के माध्यम से एक प्रकार से कमेंट कर रहा है इस्लामिक सोर्सेस पर, और भारत के माध्यम से वो कमेंट कर रहा है हिंदू सोर्सेस पर, कि अरब और अरब जगत और भारत जगत में जितने भी बुक्स हैं उन बुक्स को अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो वे सभी बुक्स या सभी ग्रंथ या साहित्य वो यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी की, ध्यान रखना, वो यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी की, किसी एक अलमीरा की एक कक्ष के बराबर नहीं है। इससे आप सोच सकते हो कि वो कितना घृणित नजरों से भारतीय शिक्षा पद्धति को देखता था।
और ध्यान रखना, लॉर्ड मैकाले की बात ही कबूल हुई और भारत में पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में देना तय हुआ। इस प्रकार 1835 के अंदर इस समस्या, इस विवाद का समाधान हुआ। अर्थात यहां से क्या होगा, पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को एक प्रकार का ठप्पा लग जाएगा। हालांकि उसकी शुरुआत तो 1813 से हो चुकी है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और ये विवाद अंग्रेज वर्सेस भारतीय नहीं था, बल्कि विवाद अंग्रेजों का आपस में था। अच्छा, लॉर्ड मैकाले क्या चाहता था? लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो दिखने में भारतीय हो, लेकिन सोचने समझने के दृष्टिकोण से अंग्रेजों जैसा हो, ताकि वो ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा खरीदार बन सके। मतलब उनकी कहीं ना कहीं जो सोच थी वो भले ही भारत को आधुनिक बनाने की हो, लेकिन इस आधुनिकता के आवरण के पीछे उनका छुपा हुआ उद्देश्य आर्थिक था। और वो आर्थिक उद्देश्य था कि भारतीय ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे खरीदार बन सके। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, कहीं ना कहीं मैकाले की रिपोर्ट उसी के अनुरूप है कि अंग्रेज भारत को एक बाजार बनाकर भारतीयों को एक बेहतर उपभोक्ता बनाना चाहते थे। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये मैंने इसका डिस्कशन विलियम बेंटिक का वहां पर भी किया था, तो वहां पर आप उन वीडियोस को पूरा देखें। और मैं लगातार ये भी देखता हूं कि आप जो कमेंट्स करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो जैसे मुझे हम 2-3 वीडियो कंप्लीट करेंगे, आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं हम उस पर बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आने दीजिए, आप लिखिए उसके अंदर, लेकिन एक मेरे एप्रिसिएशन के, हमारे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के प्रोत्साहन के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लाइक जरूर करें, आप शेयर जरूर करें। और निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा। आपके आगे बढ़ने में हमारी भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, उसकी पूरी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। बस आप डेली प्रॉपर टाइम पर देखिए और फिर उसका रिवीजन कीजिए, और उसके बाद अब तक यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसका जरूर अभ्यास करें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, उसका भी एक पीडीएफ आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। तो अभी थोड़ी सी लॉकडाउन की वजह से कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है, लेकिन उसको जल्दी ही सॉल्व किया जाएगा। तो ये था पहला, हमने पढ़ा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे। अब दूसरा गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के जाने के बाद बना सर चार्ल्स मेटकॉफ, और सर चार्ल्स मेटकॉफ लगभग 1 साल तक रहा। यहां पर एक ही क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा जाता है, और वो है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में समाचार पत्रों का, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, उसमें उत्तर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। अब आपको सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विलियम बेंटिक जो था ना, वो विलियम बेंटिक ने अपने समय में ही समाचार पत्रों पर प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया था कि भारत में जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर जो विभिन्न प्रकार के कानूनों से जो सेंसरशिप है उसको हटाया जाए। लेकिन वो अपने कार्यकाल में इस काम को नहीं कर सका, और विलियम बेंटिक के बाद जैसे ही सर चार्ल्स मेटकॉफ आया, सर चार्ल्स मेटकॉफ के कार्यकाल में भारतीय समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। मतलब एक प्रकार से समाचार पत्रों पर लगी सेंसरशिप से वो आजाद हुए। इसी कारण कहते हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता था। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आप देखोगे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 था, 1836 से लेकर 1842 तक था। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे
कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या क्या घटनाएं हुई। उसमें सबसे पहला होगा, जो पहला पॉइंट था नंबर 1, इसी के समय भारत में जीटी रोड का निर्माण किया गया, जो कलकत्ता से दिल्ली NH1 और NH2 जो मिलकर बनता है वही जीटी रोड है। ध्यान रखना ये रोड पहले से बनी हुई थी और इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, इसलिए जीटी रोड को पहले शेरशाह सूरी रोड के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय इस रोड का बहुत नए तरीके से रिकंस्ट्रक्शन करके तैयार किया गया था। इसलिए आपसे पूछे कि भारत में जीटी रोड का निर्माण किसके समय हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, और इसी को आज कहते हैं NH1 प्लस NH2 जो है वो मिलकर बनती है आपकी जीटी रोड। उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड के समय की एक बड़ी घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो था वो भी इसी के समय हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अब मैं एक टॉपिक आपके सामने अलग से लूंगा, एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें अफगान युद्ध को मैं पूरा अलग से डिटेल में समझाऊंगा, तो वहां पर हम अफगान युद्ध की पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक पॉइंट आपका आएगा डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसी को हिंदी में कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, तो ये भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का एक पार्ट था। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का एक पार्ट था, और ब्रिटिश शिक्षा नीति का पार्ट का ये पार्ट क्या कहता है, मतलब उन्होंने ये कहा कि भारत में जो समाज है उस समाज के 3 कैटेगरी हैं। भारत में जो समाज है उस समाज की 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी में आएंगे उच्च वर्ग, अपर क्लास, एक में आएंगे मध्यम वर्ग, और एक में आएंगे निम्न वर्ग। और मध्यम वर्ग में आपको पता है 2 पार्ट हैं, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। तो यहां पर ब्रिटिश शिक्षा नीति के अंतर्गत अंग्रेज भारत में शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का पता था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी जनसंख्या यहां पर निवास करती है। तो इस स्थिति में ये शिक्षा नीति बनाई गई कि भारत में सबसे पहले उच्च वर्ग एवं उच्च मध्यम वर्ग, अपर क्लास और अपर मीडियम क्लास को शिक्षित किया जाए, और फिर उनकी जिम्मेदारी हो कि वो शिक्षा की लहर को नीचे तक अर्थात निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों तक लेकर जाए, ताकि भारत में एक बड़ा वर्ग शिक्षित हो सके। इस थ्योरी को कहते हैं डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके समय आई थी, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। यह भी ब्रिटिश शिक्षा नीति का एक पार्ट था, जिसका उद्देश्य था भारत में सबसे पहले उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को शिक्षित किया जाए, ताकि वहां से शिक्षा छन छन कर निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तक पहुंच सके। इसी नीति को अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत या डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखिए उसके बाद आपका पॉइंट जो होगा वो नेक्स्ट है लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई। लॉर्ड एलनब्रो, तो लॉर्ड एलनब्रो था 1842 से
1844। लॉर्ड एलनब्रो की टाइम की दो घटनाएं प्रमुख हैं। एक तो सिंध का विलय, सिंध का विलय, और इसको मैं सिंध वाले चैप्टर में अलग से लूंगा कि सिंध का विलय किस प्रकार से हुआ। सिंध का विलय हो गया लॉर्ड एलनब्रो के समय। मतलब अब दो ही प्रांत ऐसे थे जिन पर अंग्रेजों का अधिकार भारत में नहीं था, एक तो सिंध और दूसरा पंजाब। तो सिंध पर अधिकार या सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में किसके समय कर लिया गया था? लॉर्ड एलनब्रो। ध्यान रखना, इन्होंने सिंध के अमीरों के साथ एक संधि की, जिसको मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन उस संधि करके उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। खुद सर चार्ल्स नेपियर जो इस ऑपरेशन का, सिंध के खिलाफ ऑपरेशन का नेतृत्व करता है, वो खुद कहता है कि हमने सिंध के साथ संधि करके एक ऐसी धोखेबाजी की है कि दुनिया में धोखेबाजी का इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं होगा। तो उसको मैं अलग से समझाऊंगा सिंध वाले पार्ट के अंदर। तो यहां पर लॉर्ड एलनब्रो की टाइम की दो घटनाएं हैं, सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय, और इसी के समय दास प्रथा पर, स्लेव सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध इसके समय लग गया। अब उसकी आगे हम चलते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग। और ध्यान रखना, इसके समय लॉर्ड हार्डिंग जिसका कार्यकाल 1844 से 48 था, इसमें दो घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भारत में आज भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में रहती है गौंड जनजाति, और गौंड जनजाति में क्या था कि धार्मिक आधारों पर नर बलि प्रथा प्रचलित थी। नर बलि प्रथा, आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय भारत में नर बलि प्रथा को, नर मतलब पुरुष, मतलब पुरुष की बलि दी जाती थी, किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया? तो उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो यहां पर यह पार्ट हुआ आपका, और एक ध्यान रखना, इसी के समय लॉर्ड हार्डिंग के समय ही प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध होगा। कब होगा? इसको पंजाब के टॉपिक में मैं समझाऊंगा, जब पंजाब में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाएगी, तो उसी समय आंग्ल पंजाब युद्ध होगा, और काफी हद तक उसमें अंग्रेज जीतने में सफल रहेंगे, लेकिन विलय जो है वो पंजाब का लॉर्ड डलहौजी के समय होगा। तो यहां पर इसके आगे बढ़े, और अब हमारा पॉइंट होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, अब लॉर्ड डलहौजी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल देखना होगा। लॉर्ड डलहौजी, और इसका जो टेन्योर है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, वो है 1848 से 1856। 1848 से 56। अब यहां पर इसको देखने से पहले हम ये देखें कि लॉर्ड डलहौजी जिस समय भारत का गवर्नर जनरल बनकर आएगा, उस समय उस पर दो चीजों का दबाव है। दबाव क्या है? एक तो उस पर भी दबाव है कि भारत में सुधार किया जाए, भारत में सुधार किया जाए, ताकि भारत को और अधिक आधुनिक बनाकर उसे ब्रिटिश वस्तुओं का एक बड़ा बाजार बनाया जा सके। मतलब ये उसके समय की, और कहते हैं ना, ये प्रखर दोपहरी थी। यहां प्रखर दोपहरी का मतलब ब्रिटिश 1813 के चार्टर एक्ट के बाद जिस एकीकृत बाजार को भारत में स्थापित कर रहे थे, उसका चरम समय जो है वो लॉर्ड डलहौजी का होगा। इसलिए लॉर्ड डलहौजी कहते हैं ना, एन कैन प्रेटेंड, कैसे ही बाजार बनाया जाए। इसलिए जो शोषण का चरम था वो भी यही होगा। उसके जस्ट बाद में भारत में 1857 का विद्रोह हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के कारण तो बहुत पीछे से हैं, लेकिन ये विद्रोह अगर 5-7 साल बाद में जो होने वाला था,
उसको पहले किसने अवसंभावी बना दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। कैसे? क्योंकि ये भारत में एकीकृत बाजार बनाने के लिए कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके रियासतों को हड़प लेगा और उनका विलय ब्रिटिश भारत में कर देगा। इससे वो रियासतें भी नाराज हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद जो था, जिसके अंतर्गत वो एकीकृत बाजार और उपभोक्ता बनाना चाहते थे, उसका चरम बिंदु है ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि लॉर्ड डलहौजी भारत में एक एकीकृत बाजार का निर्माण करना चाहता था। एक इंटीग्रेटेड मार्केट मतलब पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा एक भारत हो, एक बाजार हो। मतलब वो नहीं चाहता था कि बीच में किसी प्रकार की रियासतें हो। अगर कोई रियासत है और कोई प्रांत है तो अब वक्त आ गया है कि उसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाए। और कैसे करें? तो उसने कहा कि अगर माने तो ठीक है, नहीं तो युद्ध के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करके विलय कर दिया जाए। मतलब यहां पर वो सारा लेगा युद्ध के द्वारा विलय। अगर कोई रियासत नहीं मानती है तो फिर युद्ध किया जाए। और इस क्रम में उसने 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनका विलय युद्ध के द्वारा किया। वो था 1850 में सिक्किम युद्ध के द्वारा विलय में, 1850 में सिक्किम, 1852 में पंजाब। तो 1850 सिक्किम, 1852 पंजाब और एक होगा बर्मा। इनका विलय जो है बेसिकली उसने युद्ध के द्वारा किया। हालांकि पंजाब का विलय थोड़ा पहले हो जाता है, लेकिन पूरी फॉर्मेलिटीज जो पूरी होती है 1852 में होती है। तो यहां ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। बस आप ये ध्यान रखना कि लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किन राज्यों का विलय युद्ध के द्वारा किया? सिक्किम, 2 पंजाब, 3 बर्मा, 4 अवध। तो अवध का विलय उसने कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया था, युद्ध नहीं किया है। तो उत्तर होगा 1, 2, 3। ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आने लगे हैं। दूसरा वो ये चाहता था कि जब युद्ध होता है तो सैन्य खर्च बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोशिश की जाए कि बिना युद्ध किए ही हम विलय करें। तो युद्ध के द्वारा तो हुआ है सिक्किम, पंजाब और बर्मा का। बिना युद्ध किए कोई ऐसी थ्योरी लेकर आओ जिससे उनको लगे कि यार हम तो इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और हमारा विलय होगा। इस आधार पर जो नीति लेके आया उसको हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी का शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनेक्सेशन ऑफ पीस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से इसको जाना जाता है। शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के टाइम का है? तो होगा उत्तर लॉर्ड डलहौजी। अब क्या था ये? तो आप लोग ध्यान रखना, भारत में ऐसी अनेक रियासतें थी जो रियासत के रूप में थी और वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करती थी और उन्होंने अंग्रेजों का हर मौके पर साथ दिया। लेकिन अब सपोज कीजिए कि ये वो भारत है और ये वो रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेजों का खूब साथ दिया। लेकिन अंग्रेजों की नजर में अब ये एकीकृत बाजार में एक प्रकार का ये एकीकृत बाजार में बाधक बन रही है। ये रियासतें जो है उनका जो इंटीग्रेट बाजार बन रहा है उसमें बाधक है, ये प्रतिरोध है।
और लॉर्ड डलहौजी चाहता था कि बिना युद्ध किए ही इन रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया जाए। उसके लिए उसने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसी को इतिहास में कहते हैं शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत, एनेक्सेशन ऑफ पीस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। अब शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त किसी रियासत के राजा का, ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त मतलब वे रियासतें जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करती थी, यदि किसी ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त रियासत के राजा का बिना उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के निधन हो जाए, मतलब उसके खुद का बेटा नहीं हो, उसका वो मर गया है, तो उस रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा और उसके राज्य को उसके दत्तक बेटे को नहीं सौंपा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया कि इन रियासतों के उन दत्तक बेटा है, इन्हें खुद का बेटा नहीं है, मतलब गोद लिया हुआ बेटा है, खुद का स्वाभाविक बेटा नहीं है। अब वो ऐसे तो कैसे कह सकते थे कि हमें एक एकीकृत बाजार बनाना है, इसलिए आपका विलय अब कर दिया जाएगा, तब तो सब के सब इनके खिलाफ हो जाते। इन्होंने क्या कहा, वो मेन बात अपनी नहीं बताई और ये कहा यदि किसी ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त भारतीय रियासत का बिना उसके स्वाभाविक राजा का निधन हो जाए और उसके खुद का बेटा नहीं है, तो उसके राज्य का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा और उसका राज्य उसके दत्तक बेटे को नहीं सौंपा जाएगा। अर्थात इससे पहले ये नियम चल रहा था कि कोई राजा जिसके अपना खुद का बेटा नहीं हो दत्तक बेटा ले सकता है, गोद लिया बेटा ले सकता है और वो उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। अंग्रेजों ने एकीकृत बाजार बनाने के लिए ये नियम ठोका, इसी को कहते हैं हड़प नीति, इसी को कहते हैं हड़पना। मतलब किस नीति को हड़प नीति भी कहा जाता है? तो शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत। और यहां पर आपसे पूछे कि उसने किन किन रियासतों का विलय व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत कर दिया, तब आपका उत्तर होगा सतारा 1848 में जेतपुर। सतारा उसने जिन रियासतों के विलय किया, सतारा 1848, जेतपुर 1849, संबलपुर ये भी 1849, उदयपुर ध्यान रखना ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश का उदयपुर है, उदयपुर 1852, झांसी वही रानी लक्ष्मीबाई, झांसी 1853, नागपुर 1854, ये जो रियासतें हैं इनका विलय उसने शांतिपूर्ण विलय के व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत कर दिया। अब इसके आगे हम देखें तो एक क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय या निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय शांतिपूर्ण विलय के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं हुआ? तब आपका उत्तर जो होगा वो होगा अवध। अवध मतलब आज का उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था। ये मान लीजिए आप, ये अवध था और अवध भी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करता था और अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह और उनकी राजधानी थी लखनऊ और इनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। अब आप देखिए, वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का लड़का था कादिर, मतलब इनके पास इनका खुद का बेटा है। अब उसी समय अंग्रेज शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत लेकर आए हैं, लेकिन
यह सिद्धांत तो इन पर लागू नहीं हो रहा है, जबकि अवध एक बहुत बड़ा बाजार है और उसका विलय करना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि ओहो, अवध का शासन सही नहीं चल रहा है, और अवध पर उन्होंने बैड गवर्नेंस, जिसको हम कहते हैं कुप्रशासन, अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। मतलब किस राज्य का विलय शांतिपूर्ण विलय के वैफकत के सिद्धांत के तहत नहीं हुआ? तो उत्तर होगा अवध। क्योंकि अवध का क्यों नहीं हुआ उसके सिद्धांत है? क्योंकि उनको खुद का बेटा था। तो जब उस सिद्धांत के लपेटे में अवध नहीं आया, तो इन्होंने आरोप लगाया कि अवध में बैड गवर्नेंस है। तो आप बताइए इनको क्या मतलब था बैड गवर्नेंस से या गुड गवर्नेंस से? और जो बंगाल था, क्या वहां पर गुड गवर्नेंस था? या मैं ऐसे कहूं, जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे, क्या वहां पर गुड गवर्नेंस था? नहीं। लेकिन इन्होंने अवध जो इनकी अधीनता को स्वीकार करता था, उसके साथ भी धोखेबाजी की और उस पर बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछे कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो उत्तर होगा वाजिद अली शाह। अवध का पहला नवाब कौन था? सादत खान। याद होगा, मैंने नादिर शाह की पूरी कहानी समझाई थी, जिसने नादिर शाह को कहा था कि क्या इतने में मान गए। वो सादत खान जो सुसाइड कर लेता है, उसी का ट्री चल रहा है। और अंतिम अवध का ही नवाब था सुजाउद्दौला, बक्सर का युद्ध। तो उसी का अंतिम नवाब अवध का है वाजिद अली शाह। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग क्यों लेती है? क्योंकि अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर 1856 में कर दिया। इससे बेगम हजरत महल नाराज हुई और उसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। तो ये इसका उत्तर होगा। तो अवध को भी हड़पा गया है, लेकिन व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत नहीं, बल्कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर। उसके बाद और कुछ चीजें जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी चाहिए। किसमें? कि लॉर्ड डलहौजी के समय और कौन कौन से प्रमुख घटनाएं थी? तो नंबर 1, इसी के समय मेरठ में तोपखाना, एक आधुनिक तोपखाने की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक तोपखाना मेरठ में किसके समय स्थापित हुआ, तो उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय जो आर्मी थी, सेना थी, उस सेना का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, वो इस्टेब्लिश कर दिया गया शिमला के अंदर। और इसी के समय शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। इसी के समय शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो आप कहोगे सर, अंग्रेजों की राजधानी कौन सा शहर था? तो ध्यान रखना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब 1600 से लेकर 1639 के आसपास से लेकर के 1757 तक उनका हेडक्वार्टर मद्रास में था। बाद में 1757 में जब प्लासी का वार जीत जाएंगे, तब उनका हेडक्वार्टर बन जाएगा फोर्ट विलियम, कलकत्ता। और कलकत्ता रहेगा 1911 तक। इसलिए जब शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनती है, उस समय अंग्रेजों की जो राजधानी थी, मुख्य राजधानी, वो कलकत्ता शहर था। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके समय बनी, तो उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। एक और ध्यान रखना कि लॉर्ड डलहौजी के समय ऐसे अनेक काम और भी हुए जिन्हें आधुनिक कहा जा सकता है, जैसे 3 चीज ध्यान रखोगे। एक तो डाक टिकट, दूसरा तार सेवा और तीसरा रेलवे सेवा। ये तीनों सर्विसेज भी लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुई। उसने 1854 में भारत में डाक टिकट आरंभ किए, पोस्टेज स्टाम्प। उसने तार सेवा, टेलीग्राफ लाइन जो है वो भी उसके समय हुई, और पहली तार सेवा कलकत्ता से आगरा के मध्य स्थापित हुई थी। इसी प्रकार से इसी के समय भारत में
पहली रेलवे सर्विस की स्थापना हुई, जिसको हम कहते हैं मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलवे सेवा का परिचालन भी इसी के समय हुआ। इसी के समय एक डलहौजी नाम का नगर भी है, डलहौजी नगर, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी जिस समय था, लॉर्ड डलहौजी जिस समय था, उस समय ब्रिटिश संसद ने, ध्यान रखना मैंने यहां पर लिखा, यहां पे मैंने लिखा लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी जिस समय भारत का गवर्नर जनरल है, उसी समय ब्रिटिश संसद ने भारत में शिक्षा संबंधी एक रिपोर्ट को पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और ब्रिटिश संसद ने और ब्रिटिश सरकार ने सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक सर चार्ल्स वुड व्यक्ति का नाम है, जो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन भी थे। उस सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए वुड कमीशन बनाया गया था। वो सर चार्ल्स वुड जो है, वो अपनी जो रिपोर्ट देता है शिक्षा के ऊपर, उसी को भारत में वुड डिस्पेच कहा जाता है। मतलब आधुनिक भारत के इतिहास में सर चार्ल्स वुड की उसी रिपोर्ट को वुड डिस्पेच के नाम से जाना जाता है। और वुड डिस्पेच लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में आया था। और आज भी और उस समय भी भारत में व्यापक स्तर पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स किए गए, जो सुधार किए गए, उन सुधारों में वुड डिस्पेच की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए वुड डिस्पेच को भारत में ब्रिटिश काल के समय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस रिपोर्ट को कहा जाता है? तो उत्तर होगा वुड डिस्पेच को कहा जाता है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, एक टॉपिक होगा हमारा शिक्षा के ऊपर। यहां पर कुछ पॉइंट में बता देता हूं आपको कि वुड डिस्पेच के माध्यम से क्या क्या किया गया। तो वुड डिस्पेच के माध्यम से जो पहला पॉइंट होगा कि इन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होगा। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार मतलब वुड डिस्पेच ने भी यही कहा कि भारत में शिक्षा नीति का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सटेंशन होना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा का और अधिक प्रसार किया जाए। ये पहला पॉइंट होगा। यहां पर ये आप ध्यान रखें कि उसके काल के प्रमुख बिंदु क्या थे, तो ये हम ध्यान रखेंगे, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। दूसरा, इन्होंने ये कहा, सेकंड पॉइंट, वुड डिस्पेच ने कहा कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए जाए। और ध्यान रखना, इसी के रिपोर्ट पे बनेंगी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। ये तीनों जो विश्वविद्यालय बने हैं वो इसी रिपोर्ट के आधार पर बने हैं, वो भी इसी रिपोर्ट के आधार पर बने हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो एकदम प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में माध्यम जो है वो बेसिकली वर्नाकुलर हो, मतलब स्थानीय भाषा हो। इसलिए उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल पर वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की जाए। वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या होगा कि उन स्कूल में शिक्षा का माध्यम जिस क्षेत्र में उसकी स्थानीय भाषा होगी। जैसे गुजरात में प्राइमरी स्कूल है तो गुजराती, महाराष्ट्र में है तो मराठी, बंगाल में है तो बंगाली, इसलिए। और उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी स्कूल है उनको कहा एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की जाए। मतलब ये होगा कि 5वीं तक तो माध्यम स्थानीय भाषा हो, लेकिन 6th क्लास से स्थानीय भाषा भी दी जाए और इंग्लिश का एक टॉपिक भी शुरू कर दिया जाए। तो ये होगा
एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना। साथ ही साथ वुड स्पेस ने यह भी कहा कि भारत में निजी स्कूल को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब क्या होगा? प्राइवेट स्कूल्स को एप्रिशिएट करना। भारत में निजी प्राइवेट स्कूल्स की स्थापना को किसने वरीयता प्रदान की? तो उत्तर होगा वुड स्पेस ने। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि महिला शिक्षा को भी एप्रिशिएट किया जाए। महिला शिक्षा, इसने विमेन एजुकेशन पर भी बल दिया, महिला शिक्षा के ऊपर भी। और इसने यह भी कहा कि भारत में शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, यह भी बात यहां पर हुई है। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाए। और सर चार्ल्स वुड ने यह भी कहा, सर चार्ल्स वुड ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना की जाए। तो तकनीकी शिक्षा की बात भी इसमें की गई है। तो आपसे पूछे कि भारत में वुड स्पेस को ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसके माध्यम से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। हालांकि वुड स्पेस का मुख्य उद्देश्य भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नवीन कदम भी उठाए गए। जैसे लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में 3 बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर, और 3 वर्ष के भीतर उनको स्टैब्लिश भी कर दिया गया। दूसरा, इसने महिला शिक्षा के एप्रिसिएशन की बात कही, इसने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात कही, और इसने प्राइमरी स्कूल के लेवल पर कहा कि माध्यम वर्नाकुलर होना चाहिए, अर्थात स्थानीय भाषा में उनको शिक्षा दी जाए 5वीं क्लास तक। फिर 6ठी क्लास बाद में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की जाए। और जो उच्च शिक्षा होगी, ध्यान रखना, जो हायर एजुकेशन होगी, जो उच्च शिक्षा होगी, वो उच्च शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से अंग्रेजी हो। इसलिए आपको पता होगा, आज भी एमबीबीएस की जाए या आईआईटी की जाए तो वहां पर आईआईटी में पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है। इसलिए आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हूबहू वही चल रही है जो किसने दी थी? वुड स्पेस ने दी थी। और ध्यान रखना, जो सर चार्ल्स वुड थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, और उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके चेयरमैन भी थे, और आगे चलकर ये भारत सचिव भी बनेंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया क्या है, इसको मैं आगे अलग से समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज हमारा एक पार्ट जो हमने स्टार्ट किया था भारत के गवर्नर जनरल, उसमें एक पॉइंट बचा हुआ है। जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, उसको मैं कल ले लूंगा, क्योंकि वो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला वाइसरॉय बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? कि 1857 को जो विद्रोह होगा, उस विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाएगा और भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो जाएगा। और 1858 से भारत के गवर्नर जनरल का नाम भारत का वाइसरॉय हो जाएगा। तो भारत के वाइसरॉय, देखो, भारत का गवर्नर जनरल पहला विलियम बेंटिक, और लास्ट कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। आज मैंने उसकी चर्चा नहीं की, नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, कल और बेहतर तरीके से हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।